अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स पिछले 10 साल से अमेरिकी धरती से नहीं उड़े, अंतरिक्ष में नहीं गए हैं। अब ये सब बदलने वाला है। मैं मानता हूं कि अमेरिका एक्सप्लोरर्स का देश है। ये एक ऐसी बात है जो हमारे साइकी में शामिल हो चुकी है। ये एक प्रयोग है जिसका मकसद ये देखना है कि क्या स्पेसएक्स जैसी एक इनोवेटिव प्राइवेट कंपनी नासा के एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाकर अंतरिक्ष की खोज को एक नई दिशा दे सकती है। ये बड़े सम्मान की बात है कि हम न सिर्फ नासा बल्कि स्पेसएक्स को भी स्पेस एक्सप्लोरेशन की इस नई पहल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोगों को इस तरह से लॉन्च करना बड़ी ही डरावनी बात है और खतरा हमेशा होता है। कई बार चीजें नष्ट भी हो जाती हैं। यह आसान काम नहीं है। हम अपने बेटे को कैसे समझा सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें खतरा तो है। अंतरिक्ष यात्रा का दूसरा सुनहरा दौर अब शुरू हो रहा है। NASA and SpaceX Journey to the Future. हम 1969 में चांद पर पहुंच गए थे। ऑरविल और विल्बर राइट की पहली उड़ान के 66 साल बाद ही उन्होंने 1903 में उड़ान भरी थी और वो पहली कंट्रोल्ड पावर फ्लाइट थी। सिर्फ 66 साल बाद हम चांद पर पहुंचे, जो बहुत बड़ी बात थी। हालांकि ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाए हैं, पर उस वक्त ऐसा लगा जैसे हम सभी चांद पर पहुंच गए, मानो मानवता चांद पर पहुंच गई। यह मानव सभ्यता के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी। पर यह भी है कि चांद पर उस पहली लैंडिंग को 51 साल हो गए हैं और उसके बाद आज तक कोई चांद पर नहीं पहुंच पाया। अपोलो युग कामयाबी के साथ खत्म हुआ और नासा को अब अपने नए प्रोग्राम से भविष्य में काफी उम्मीदें थीं, यानी स्पेस शटल से। और फिर 30 साल बाद 133 कामयाब मिशंस और 2 भयानक हादसों के बाद जाहिर है कोई बड़ी खराबी थी। स्पेस शटल प्रोग्राम 2011 में बंद हो गया। स्पेस शटल अब अपने पोर्ट में जा रहा है आखिरी बार। लगने लगा कि नासा अब कभी लोगों को अंतरिक्ष की सैर नहीं करवा पाएगा। वो रूस के सोयूज रॉकेट्स की मदद से एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर भेज रहा था। अगर आप 1969 में लोगों से पूछते तो वो कहते 2020 तक हम प्लूटो पर होटल बना लेंगे। लेकिन आज 2020 में हम ये जानते हैं कि अमेरिका अपनी धरती से पिछले 9 सालों में किसी को अंतरिक्ष में नहीं भेज पाया। तो इसीलिए हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के मामले में लापरवाह नहीं हो सकते। हमें इनोवेशन पर ज्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा हर वक्त। आठ साल बाद नासा के प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइडेनस्टाइन भविष्य की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में एक जरूरी ऐलान करने के लिए वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। कैसे आप? मिलकर खुशी हुई। सब ठीक है ना? बढ़िया। उनसे मिले इलॉन मस्क, एक विजनरी जो कई बार विवादों में भी रहते हैं।
और ये हैं स्पेसएक्स के फाउंडर और चीफ इंजीनियर। ये घोषणा उस पहल का नतीजा थी जिसके तहत नासा अब प्राइवेट सेक्टर के साथ नई पार्टनरशिप करने जा रहा था, और ये है उसका कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। हमें बड़ी खुशी है कि आज आप लोग हॉथरन कैलिफोर्निया में स्पेसएक्स में आए। हमारी पहली प्रायोरिटी है अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को अमेरिका की धरती से अमेरिकन रॉकेट्स में अंतरिक्ष में भेजना, और अब हम इसे हकीकत बनाने के करीब हैं। आजकल लोगों की सोच में कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी नजर आती है। ऐसे में अगर कुछ अच्छा होता है तो ये पूरे देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को ही जोड़ेगा, और उस दिशा में अंतरिक्ष की तरफ बढ़ना एक अहम कदम है। हमने इसी मकसद से स्पेसएक्स की स्थापना की थी, और हम पिछले 17 सालों से क्रू के लॉन्च पर ही काम कर रहे हैं। जर्नलिस्ट क्रिश्चियन डेवनपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट के लिए डिफेंस और स्पेस कवर करते हैं। वो 2010 में शुरू हुए कमर्शियल क्रू प्रोग्राम की शुरुआत से ही इन खबरों को सुर्खियों में छाप रहे हैं। मैं तो मानता हूँ कि ये एक तरह से नया एक्सपेरिमेंट है, और नासा ये देखना चाहता है कि क्या उसके नए कमर्शियल पार्टनर्स उसके एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में सुरक्षित पहुंचा सकते हैं या नहीं। नासा एस्ट्रोनॉट्स डग हर्ली और बॉब बेंकिन स्पेसएक्स की पहली क्रूड फ्लाइट में लॉन्च किए जाएंगे, और तब इतिहास में पहली बार नासा के अंतरिक्ष यात्री किसी प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट में सफर करेंगे। क्रू के साथ पहली फ्लाइट एक टेस्ट फ्लाइट होगी। वो फ्लाइट ही टेस्ट फ्लाइट होगी, और उसे अंजाम देंगे नासा के टेस्ट पायलट्स, और वो सिस्टम को इवैल्यूएट भी करेंगे। एलॉन और मैं दोनों ये मानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सुरक्षित रहें, और हम इस बात पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। इससे पहले कि स्पेसएक्स क्रू को लॉन्च करे, स्पेसएक्स को बिना क्रू के 2 बड़े मील के पत्थर पार करने होंगे। पहला है डेमोन्स्ट्रेशन 1 मिशन, या फिर डेमो 1, जिसमें स्पेसएक्स को अपने दम पर अपने क्रू ड्रैगन कैप्सूल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजकर वापस भी लाना होगा। दूसरा है लॉन्च एस्केप टेस्ट, जिसे इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट भी कहा जाता है। रॉकेट के फेल होने की सूरत में ड्रैगन कैप्सूल का इमरजेंसी अबॉर्ट सिस्टम शुरू हो जाता है, और वो कैप्सूल को सुरक्षित रॉकेट से दूर ले जाता है। इसके बाद होगा तीसरा और फाइनल टेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन 2 मिशन, या डेमो 2, जिसमें नासा के एस्ट्रोनॉट्स बॉब और डग को स्पेस स्टेशन की तरफ लॉन्च किया जाएगा। अगर हम आज तक की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का इतिहास देखें तो वो सिर्फ सरकारी थी, सरकार के सिस्टम्स थे, मगर कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के जरिए हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को कमर्शियलाइज करने जा रहे हैं। रॉबर्ट कैबाना एक पूर्व एस्ट्रोनॉट हैं और अब केप कनेवरल फ्लोरिडा में मौजूद केनेडी स्पेस सेंटर के डायरेक्टर हैं। हमारा आइडिया ये है कि व्हीकल हमारे नहीं होंगे, हम किसी की सर्विस लेंगे। हम अपने काम के लिए अंतरिक्ष तक किराए की एक टैक्सी लेंगे। हमारे पास 2 अलग अलग व्हीकल्स हैं, एक स्पेसएक्स है, एक बोइंग है। जब सामने कई प्रोवाइडर्स हो जो आपस में compete कर रहे हो, तब हमें देश के आम टैक्स पेयर से और पैसों की मांग नहीं करनी पड़ती। अब हम अंतरिक्ष में अपने खर्च पर जा सकते हैं, और आज इंडस्ट्री जिस तरह से वर्कर्स को अंतरिक्ष में भेज रही है, उससे मानव सभ्यता को काफी फायदा पहुंचेगा। जब कमर्शियल क्रू प्रोग्राम की बात शुरू हुई थी, तब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ये कामयाब हो पाएगा। ज्यादातर लोगों को डर था कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से चूक ज्यादा होगी, जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा और सरकार को रेवेन्यू भी कम मिलेगा। हम कह सकते हैं कि हम एक दूसरे सुनहरे दौर में हैं। ये सब देखकर और इसके साथ जुड़कर अच्छा लग रहा है, और शायद इस बात पर बहस हो सकती है कि कमर्शियल क्रू और हम जो स्पेस एक्स के साथ कर रहे हैं, ये उसका ग्राउंड फ्लोर है। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम में 2 नए कैप्सूल्स होंगे, बोइंग स्टारलाइनर और स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन। दोनों में नई टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन है। दोनों ऑटोनोमस हैं। दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जा सकते हैं, ऑर्बिट में स्पेस स्टेशन से मिल सकते हैं और ऑटोनोमसली उसके साथ डॉक भी कर सकते हैं। ये उस सेल्फ ड्राइविंग कार जैसा है जो खुद को पार्क भी कर सकती है। ये एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है जो हमने पहले कभी नहीं देखी है। 2014 में नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम ने स्पेसएक्स को $260 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। करीब 10 साल तक नए स्पेसक्राफ्ट की डिजाइनिंग और टेस्टिंग के बाद
स्पेसएक्स वो पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करेगी। मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि मुझे एक नए स्पेस क्राफ्ट में पहली बार उड़ान भरने का मौका मिलेगा। मैं स्पेस एक्सट्रीम के साथ काम करके खुश हूँ। ये जगह वाकई कमाल की है। मुझे इससे बेहतर मौका शायद ही कहीं मिल सकता था। स्पेसएक्स एक बड़ी ही एम्बिशियस कंपनी है जिसकी शुरुआत 2002 में टेक एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क ने मार्स को कॉलोनाइज करने के मकसद से की थी। हम कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं जिन्हें आमतौर पर साइंस फिक्शन में देखते हैं, फिल्मों और किताबों में, लेकिन हम उन्हें हकीकत बनाना चाहते हैं। पर हम उन चीजों को सच कैसे बनाएं? सच तो यह है कि लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। हम इस मैसेज को आगे तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि कुछ अलग हो रहा है? देखते रहिए। आज स्पेसएक्स जैसी एक कंपनी जिसे जीत, कामयाबी और अटेंशन तो मिल रहा है, मगर इसने किसी भी इंसान को अभी तक अंतरिक्ष में नहीं भेजा है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। नासा के एस्ट्रोनॉट्स उनकी शान और सम्मान है। वो नेशनल हीरोज हैं। तो अब हमें बस यही देखना है कि क्या वो इसमें कामयाब हो पाते हैं। आज के लॉन्च के साथ क्रू ड्रैगन डेमो 1 मिशन की शुरुआत होगी। ये स्पेसएक्स के लिए अभी तक का सबसे चैलेंजिंग माइलस्टोन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक 5 दिन का अनक्रूड सफर और फिर वहां से वापसी। इससे पहले कि बोइंग और स्पेसएक्स उनके एस्ट्रोनॉट्स को ले जाएं, इन कंपनीज को पहले एक फ्लाइट टेस्ट करना होगा जिसमें स्पेसक्राफ्ट के अंदर क्रू नहीं होता है। इससे ये साबित हो जाएगा कि ये कंपनीज अपने कैप्सूल्स को स्पेस स्टेशन तक भेजकर वहां से सुरक्षित वापस भी आ सकती हैं। डेमोन्स्ट्रेशन 1 मिशन या डेमो 1 मिशन एक अनक्रूड फ्लाइट है। हम इसमें ड्रैगन को ऑटोनोमसली स्पेस स्टेशन पर भेज रहे हैं जहां ये डॉक करके वापस आएगा। हम सब लॉन्च के समय फायरिंग रूम 4 में होंगे और एक टीम के साथ सब कुछ सुनेंगे और उन चीजों पर नजर रखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। हम स्पेस क्राफ्ट के अंदर तो नहीं होंगे पर उस टीम के साथ होंगे जो डेमो 2 के बाद हमें तब सपोर्ट करेगी जब हम सचमुच उस व्हीकल में होंगे। ये स्पेसएक्स के नए क्रू ड्रैगन कैप्सूल की पहली फ्लाइट है जो एक दिन अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाएगा। ये स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के ऊपर लगा है। ये 16 फुट लंबा है और इसका डायमीटर 13 फुट है और ये 7 लोगों को ले जा सकता है। इस मिशन के दौरान उन सभी सिस्टम्स की जांच की जाएगी जो अंतरिक्ष के वैक्यूम में पैसेंजर्स को जिंदा रखेंगे। हमने अपने व्हीकल सिस्टम्स की डिजाइनिंग और टेस्टिंग पर कई साल लगाए हैं। अब बस इसके रिजल्ट्स का इंतजार है। हम व्हीकल को उड़ाएंगे, रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के इंटरफेसेस को टेस्ट करेंगे और ध्यान रखेंगे वो उसी तरह से काम करे जैसी उनसे उम्मीद की गई है। ड्रैगन और फाल्कन पर हमने इतने टेस्ट्स किए हैं कि उनकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। सच कहूं तो हमने किसी न किसी तरह से लाखों टेस्ट जरूर किए होंगे। अब सब कुछ इस मिशन की कामयाबी पर ही निर्भर है, क्योंकि अगर ये नाकाम रहा तो स्पेसएक्स को नासा के एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लॉन्च करने के पहले फिर से नए सिरे से काम करना होगा। कामयाबी की एक कड़ी है कि देश भर में नासा और स्पेसएक्स के लोग किस तरह से आपस में तालमेल बनाकर काम करते हैं। ड्रैगन कैप्सूल पर नजर रखी जाएगी हॉथॉर्न कैलिफोर्निया में मौजूद स्पेसएक्स के मिशन कंट्रोल से। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ह्यूस्टन से नासा निगरानी करेगा। फैल्कन रॉकेट को लॉन्च करेगा स्पेसएक्स, फ्लोरिडा में मौजूद केनेडी स्पेस सेंटर के फायरिंग रूम 4 से। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइडनस्टाइन भारी भीड़ के साथ इस ऐतिहासिक लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं। मैं ये देखकर हैरान हूं कि एक अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट में भी लोग इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। मैंने स्पेस शटल्स के बाद ऐसा पहली बार देखा है। आज का दिन कमाल का है। गो फॉर लॉन्च। केप कनावरल फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स और नासा कुछ ही सेकंड में स्पेसएक्स के नए क्रू ड्रैगन कैप्सूल की ऐतिहासिक पहली टेस्ट फ्लाइट शुरू करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, lift off.
एक रॉकेट में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ये सच है कि हम एक स्पेसक्राफ्ट में इतनी एनर्जी डालते हैं जो एक मीटियोर के बराबर होती है। आम लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। स्टेज 1 रेडी। पावर एंड टेलीमेट्री नॉर्मल। डेमो 1 मिशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ता देखना हम सब के लिए बड़ा ही एक्साइटिंग था। सबसे अहम बात थी वो ये थी कि हम सबको थोड़ी हिम्मत मिली कि हम आगे स्पेस स्टेशन तक जा सकते हैं। मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थी क्योंकि हम उन चीजों को भी देख रहे थे जो इस तरह के मिशन में हो सकती हैं और हमारा दिल बस यही चाहता था कि ये मिशन कामयाब हो जाए। फैल्कन 9 रॉकेट के 2 हिस्से हैं, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज। रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है वो अपना वजन कम करता है। जब फैल्कन 9 के पहले स्टेज का सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा उसकी जरूरत नहीं रहेगी और वो अलग हो जाएगा, जिससे पूरा सिस्टम हल्का हो जाएगा। इसके बाद जब दूसरे स्टेज का भी सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा वो भी अलग हो जाएगा और ड्रैगन कैप्सूल ऑर्बिट में चला जाएगा। स्टेज सेपरेशन कंफर्म्ड। फैल्कन 9 का फर्स्ट स्टेज अब फैल्कन 9 के सेकंड स्टेज से अलग हो रहा है। जैसे ही फैल्कन 9 का फर्स्ट स्टेज उसके सेकंड स्टेज से अलग होता है उसका काम खत्म हो जाता है। उसका मेन काम है सेकंड स्टेज को ड्रैगन के साथ स्पेस स्टेशन की तरफ ले जाना। फैल्कन रॉकेट का फर्स्ट स्टेज का एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी है जो कि है ऑर्बिट से लौटकर लैंड करना। आज तक यही होता रहा है कि फर्स्ट स्टेज नीचे पृथ्वी पर आता है और समंदर में क्रैश करता है, लेकिन स्पेसएक्स ने पहला और इकलौता रीयूजेबल ऑर्बिट क्लास रॉकेट बनाया है जो पृथ्वी पर वापस आकर लैंड भी करता है ताकि बार बार इसका इस्तेमाल किया जा सके। फर्स्ट स्टेज अपने इंजन बैकअप्स को स्टार्ट करता है, उसके बाद पलटता है और पूरा फर्स्ट स्टेज पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में री एंटर करने के बाद धीरे धीरे नीचे आकर अटलांटिक ओशन में खड़े एक ड्रोन शिप पर लैंड करता है। लैंडिंग लेग्स हैव डिप्लॉयड एंड फैल्कन 9 हैज लैंडेड। फर्स्ट स्टेज का सेपरेशन पूरा होने के बाद सेकेंड स्टेज क्रू ड्रैगन कैप्सूल को ऑर्बिट की तरफ प्रोपेल कर देगा। सेकेंड स्टेज अपना इंजन चला रहा है और वो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में ले जा रहा है। जैसे ही सेकेंड स्टेज ड्रैगन को ऑर्बिट में पहुंचा देगा वो भी ड्रैगन से अलग होकर दूर चला जाएगा। ये बड़े अहम पल हैं। सेकेंड स्टेज का ड्रैगन कैप्सूल से अलग होना इस लॉन्च सीक्वेंस का आखिरी चरण है। ड्रैगन सेपरेशन कंफर्म्ड। क्रू ड्रैगन अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक करने जा रहा है। ये कमाल का है, ये एक गेम चेंजर है। अब तो ये तय है, ये नई शुरुआत है। ये एक फुटबॉल गेम का पहला क्वार्टर है जो 5 दिनों तक चलने वाला है। मैं इस बात से ही ओवर एक्साइटेड हूं अभी से ही। 5 दिन और। हालांकि ड्रैगन अब ऑटोनॉमसली उड़ रहा है, मगर उस कैप्सूल के अंदर कोई है, उसे हम एक एंथ्रोपोमॉर्फिक टेस्ट डिवाइस कहते हैं। इस अनक्रूड लॉन्च के पैसेंजर का नाम रिप्ली है।
उसके अंदर लगे हैं वायर्स और सेंसर्स जिनसे हमें पता लगेगा कि वो क्या महसूस कर रही थी। इस लॉन्च के दौरान वो कई अलग अलग जी फोर्सेस का अनुभव करेंगी, जिससे हम इस बात का ध्यान रख पाएंगे कि वो भविष्य के क्रूड मिशंस में सुरक्षित हों। हम अभी सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है, मगर हम 100% श्योर होना चाहते हैं कि हमने जो प्रेडिक्शंस किए थे वो उस फ्लाइट में सही हों जिसमें वो गई हैं। सबसे जरूरी है ये देखना कि वो जीज उसके शरीर में किस दिशा में जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सारे जीज सीने से गुजरें, क्योंकि वहाँ सहन शक्ति ज्यादा होती है। नीचे जाते समय बंजी जंपिंग जैसा एहसास होता है। वैसे वो आपके सिर के अंदर भी जा सकती है, लेकिन वो सही नहीं होगा। चेस्ट में जाना ही सही है, जिससे कि आपको लगे कि आप हाई स्पीड कार में बैठे हैं। रैंडवू सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च व्हीकल अंतरिक्ष में जहां छोड़ता है, वहां से वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक डॉकिंग के लिए जाता है। रॉबर्ट डेम्सी नासा में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक फ्लाइट डायरेक्टर हैं। ये उस टीम के साथ काम करते हैं जो मिशन के इस फेज की जिम्मेदार होती है। इसे रैंडवू एंड डॉकिंग कहते हैं। लॉन्च व्हीकल ने उसे ऑर्बिट में पहुंचा दिया। वो पृथ्वी की लो ऑर्बिट है। असल में वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से काफी नीचे और उसके पीछे है। स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए वो कई बर्न्स या मैनूवर्स करता है। आप रैंडवू के बारे में ये कह सकते हैं कि मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर सड़क किनारे बैठा है और एक कार तेजी से उसके पास से निकल जाती है। उसे देखने के बाद वो पुलिस ऑफिसर अपनी कार स्टार्ट करेगा और तेजी से उस कार की तरफ जाएगा। वो भी उसकी स्पीड को मैच करेगा। आखिर में वो उस कार तक पहुंचने के बाद अपनी स्पीड कम करेगा। यहाँ अगर वो ज्यादा तेज जाता है तो उस भागने वाली कार से आगे निकल जाएगा, और अगर तेज नहीं जाता तो उस कार तक नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ भी ऐसा ही होता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन है, क्योंकि ये पहली बार अंतरिक्ष में गया है और हम नहीं चाहते कि वो स्पेस स्टेशन से टकरा जाए। लॉन्च के 24 घंटों से कुछ घंटे बाद स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल ऑटोनोमसली उड़ता हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच गया है। इसके बाद शुरू हुआ क्रिटिकल डॉकिंग प्रोसीजर। इसके लिए हॉथॉर्न कैलिफोर्निया में मौजूद स्पेसएक्स मिशन कंट्रोल और ह्यूस्टन टेक्सास के जॉनसन स्पेस सेंटर में मौजूद नासा के मिशन कंट्रोल के साथ साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और 2 रशियन कॉस्मोनॉट्स के बीच सटीक कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आज पहली बार स्पेस स्टेशन पर एक कमर्शियल व्हीकल डॉक करने वाला है। इसमें पहली बार इंटरनेशनल डॉकिंग एडेप्टर का भी इस्तेमाल हो रहा है, जो स्पेस स्टेशन का वो पोर्ट है जहां कमर्शियल व्हीकल्स आकर डॉक करेंगे। हम पहली बार इसके दोनों साइड्स का इस्तेमाल देख रहे हैं। स्टेशन इज रेडी फॉर अप्रोच। क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट एक ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जो स्पेस स्टेशन और कैप्सूल के बीच की पोजीशन को सेंस करके कैप्सूल को डॉक करने के लिए गाइड कर रहा है। अल्टीमेटली वो व्हीकल अब अपने दम पर उड़ रहा है, मगर हमारे पास ग्राउंड कंट्रोल भी है जो उसके ऊपर नजर रख रहा है और यहाँ से उसे कुछ कमांड्स भी दे रहा है। स्पेस स्टेशन में बैठे लोग भी उसे देख रहे हैं और उन्हें पता है कि ड्रैगन पर क्या हो रहा है, और वो ग्राउंड कंट्रोल के भी संपर्क में है। मॉनिटर ड्रैगन अप्रोच। ओरिएंटेशन एज एक्सपेक्टेड। व्हीकल इज इन द कॉरिडोर। परफॉर्मिंग रिव्यू। उस वक्त हम कुछ देर का पॉज चाहते थे। हमने उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डॉकिंग पोर्ट से करीब 20 मीटर पहले ही रोक लिया था। होल्ड कमांड सेंटर। कॉपी होल्ड। ड्रैगन होल्ड कंफर्म। इसके बाद नासा और स्पेस एक्स के इंजीनियर्स ने स्पेसक्राफ्ट के डेटा को रिव्यू किया, आपस में बात करके कहा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और दोनों बड़े खुश थे। प्लीज कमांड द डॉकिंग लाइट टू ऑन। कॉपी होल्ड। ड्रैगन होल्ड कंफर्म्ड। और इसके बाद नासा और स्पेस एक्स के इंजीनियर्स ने स्पेसक्राफ्ट के डेटा को रिव्यू किया, आपस में बात करके कहा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और दोनों बड़े खुश थे। मॉनिटर ड्रैगन अप्रोच। स्टेशन कॉपी। क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने अपने 16 ड्रैको थ्रस्टर की मदद से स्पेस स्टेशन डॉकिंग एडेप्टर के साथ कांटेक्ट बनाया। रेंज इज डिक्रीजिंग। व्हीकल इज सेंटर्ड। कैप्सूल धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है। व्हीकल कॉरिडोर्स में है। ओरिएंटेशन एज एक्सपेक्टेड। कॉपी। जब कोई नया व्हीकल पहली बार डॉकिंग कर रहा हो, तब मिशन कंट्रोल के अंदर सब बड़े तनाव में होते हैं। हम कई साल की प्लानिंग और ट्रेनिंग के बाद उस मुकाम तक पहुंचे थे, लेकिन अंतरिक्ष हमेशा कुछ न कुछ ऐसा दिखा देता है जो हमें चौंका दे।
क्रू ड्रैगन ने कई तरह की सेफ्टीज का इस्तेमाल किया था, इसलिए अगर जरा सी भी गड़बड़ होती तो कैप्सूल ऑटोमेटिकली रिट्रीट कर जाता और स्टेशन सेफ रहता। सारे वीडियो और ओवरलेज नॉमिनल लग रहे हैं। सारे स्टेटस फील्ड्स एक्सपेक्टेड स्टेटस ही दिखा रहे हैं। एंड वी कॉपी। अगर कोई व्हीकल स्पेस स्टेशन पर डॉक करने जाता है और कोई गड़बड़ होती है तो वो अंतरिक्ष के वैक्यूम में खो जाता है। लोगों के पास स्पेस सूट्स होते हैं, बैकअप सिस्टम्स होते हैं, लेकिन हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ड्रैगन इज गो फॉर डॉकिंग। स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन की ये पहली कोशिश है और ये आईएसएस को ट्रैक करके एक परफेक्ट एयरटाइट लॉक के लिए बढ़ रहा है। अंतरिक्ष में कामयाबी से लॉन्च होने और फैल्कन 9 रॉकेट से अलग होने के बाद स्पेसएक्स हेडक्वार्टर्स और नासा मिशन कंट्रोल की टीम्स की नजरें अब क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अब वो सबसे मुश्किल टेस्ट देने वाला है। वो पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉकिंग करने जा रहा है। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक ही हो, इसके लिए उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। ड्रैगन अप्रोच कर रहा है और डॉकिंग के लिए जा रहा है। स्टेशन क्रू डॉकिंग के लिए तैयार है। पहली बार किसी कमर्शियल व्हीकल ने स्पेस स्टेशन पर ऑटोनोमसली डॉक किया है। व्हीकल मोड इज अप्रोच टू डॉकिंग पोर्ट। प्राइमरी रेंज इज डिक्रीजिंग। व्हीकल इज सेंटर्ड। Docking complete. Roger confirmed. डेमो 1 व्हीकल को स्पेस स्टेशन पर डॉक करते देखना बड़ा ही अनूठा एहसास था। हमें डर भी लग रहा था और वो डर वाजिब था। जब हम पहली बार कोई काम करते हैं तो ये डर रहता ही है कि पता नहीं क्या होगा, मगर अनुभव कमाल का था। हम हैच खोलने जा रहे हैं। जब ड्रैगन डॉकिंग अडेप्टर पूरी तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डॉकिंग अडेप्टर के साथ सील हो गया, तब आईएसएस को आईएसएस फ्लाइट कंट्रोल टीम ने निर्देश दिया कि वो हैच को खोल दें। वो एक मैनुअल हैच था जो आईएसएस साइड में था और दूसरा ड्रैगन के बिल्कुल अलग हिस्से में था। वो हैच भी खुलता है। जब वो दोनों हैच खुले तब स्पेस स्टेशन का क्रू वहां से निकलकर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के अंदर चला गया। रिप्ली की तरफ से ये छोटा अर्थ, मैं और मेरा क्रू ड्रैगन का स्वागत करते हैं। ये स्पेस फ्लाइट के नए युग की शुरुआत है। उस अनक्रूड मिशन के दौरान ड्रैगन स्पेस स्टेशन पर 5 दिन तक डॉक्ड रहा। इस वजह से ग्राउंड टीम को व्हीकल की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व और मॉनिटर करने का मौका मिल गया और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू को व्हीकल पर जाकर यह देखने का कि वो स्पेस स्टेशन के साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकता है। इसी के साथ ड्रैगन की टेस्टिंग पूरी हुई। अब समय है अनडॉक करके पृथ्वी पर लौटने का। उस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का क्रू उन स्टेप्स को रिवर्स करता है जो उसने ड्रैगन के आने पर लिए थे। मतलब वो पहले ड्रैगन के हैच को बंद करता है और फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हैच भी बंद कर देता है। ग्राउंड कंट्रोल टीम ने ड्रैगन को स्पेस स्टेशन से अनडॉक करने का कमांड भेजा। Dockings in the corridors. ड्रैगन को स्पेस स्टेशन से अलग होकर पृथ्वी पर लौटने और अटलांटिक ओशन में स्प्लैश डाउन करने में 6 घंटे लगेंगे। मिशन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित पृथ्वी पर नहीं पहुंच जाते। तब तक हम राहत की सांस नहीं ले सकते और न ही इस मिशन को कामयाब कह सकते हैं। हम स्प्लैश डाउन देखने गए थे, साथ में ये भी देखना चाहते थे कि रिकवरी टीम को क्या क्या करना पड़ता है। ये सब बड़ा एक्साइटिंग था।
रिकवरी टीम तैयार थी और ड्रैगन को पानी के बाहर लाने का इंतजार कर रही थी। 16 ड्रैको थ्रस्टर ही व्हीकल को सही दिशा में ले जाते हैं। वो व्हीकल की स्पीड को इतना कम कर देते हैं कि वो ऑर्बिट से बाहर आकर एटमॉस्फेयर में री एंटर करने लगता है। ऐसे मिशन में री एंट्री सबसे खतरनाक पल होता है। एक बार शुरू होने के बाद री एंट्री को रोका नहीं जा सकता। स्पेसएक्स और नासा क्रूज इंतजार कर रहे हैं और कामयाबी की दुआ मांग रहे हैं। $27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता ड्रैगन जब एटमॉस्फेयर से टकराएगा तो इसकी हीट शील्ड का टेस्ट होगा, क्योंकि व्हीकल अब एक बहुत बड़े हाइपरसोनिक आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। एटमॉस्फेयर व्हीकल की स्पीड को कई सौ किलोमीटर प्रति घंटा कम करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट सबसोनिक हो चुका है। हीट शील्ड भी टेस्ट में पास हो गई और अब ड्रैगन आवाज की रफ्तार से कम रफ्तार पर उतर रहा है। अब इसके पैराशूट्स खोले जा सकते हैं, जो री एंट्री का फाइनल स्टेप होता है। पैराशूट्स दिखते नहीं पर बड़े सख्त होते हैं। अगर आप आज अपोलो प्रोग्राम देखें तो कई लोगों ने सख्त पैराशूट्स की वजह से प्रोग्राम छोड़ दिया था। स्पेसएक्स में भी बहुत से लोग कहते हैं कि पैराशूट्स काफी सख्त थे। जब कैप्सूल सही ऊंचाई पर पहुंच जाता है तब हम ड्रोग पैराशूट्स को डिप्लॉय करते हैं। उसके बाद मेन पैराशूट को वो स्प्लैश डाउन के पहले व्हीकल की स्पीड बहुत कम कर देते हैं। तो अब हम स्प्लैश डाउन कर सकते हैं। वहाँ एक फास्ट बोट पर सवार कुछ लोगों की एक टीम है जो तैयार रहती है, जो स्पेसक्राफ्ट को रस्सी से बांधकर उसे रिकवरी बोट पर ले आती है। रिकवरी बोट में एक क्रेन है जिसने ड्रैगन को पानी के बाहर निकालकर बोट के डेक पर रख दिया। इस पूरे सिस्टम में सिर्फ स्पेसक्राफ्ट नहीं होता है, उसमें वो लोग भी होते हैं जो कई टीम्स में रहकर ऑपरेट करते हैं। हमने सबसे अहम बात ये सीखी कि हम क्रू को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। अंतरिक्ष के इस पूरे सफर के दौरान उन्हें कैसे कंफर्टेबल रख सकते हैं। इससे न सिर्फ मेरा और बॉब का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बल्कि टीम को यह विश्वास हो गया है कि हम क्रूड व्हीकल के साथ भी कर सकते हैं। जब ये काम पूरी कामयाबी के साथ पूरा हो गया तब हम सभी का एक्साइटमेंट बढ़ गया था, क्योंकि अब था हमारे सामने पहला क्रूड मिशन डेमो 2। स्पेसएक्स का फोकस है भविष्य पर और अब उसका अगला गोल है क्रू को लॉन्च करना। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। मैंने 2002 में स्पेसएक्स की शुरुआत की इसलिए ताकि हम मार्स तक पहुंच सकें, मगर मुझे एहसास था कि इस बात की संभावना सिर्फ 10% है कि स्पेसएक्स इसमें कामयाब हो सकेगा। एक बात है कि हम हमेशा पृथ्वी पर ही रहें और फिर एक न एक दिन हमारा अंत भी हो जाएगा। दूसरा रास्ता यह है कि हम एक स्पेस बेरिंग सिविलाइजेशन बन जाएं, एक मल्टी प्लैनेट स्पीशीज। और शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे कि यही सही तरीका है ना? मैं एक बात तो कहूंगा, एलन मस्क कई मायनों में बड़े अनोखे हैं। वो जिस बात पर यकीन करते हैं उसे बड़ी शिद्दत से पूरा करते हैं। वो जो पाना चाहते हैं उसके लिए पूरी कोशिश भी करते हैं। वो अपना हर सपना पूरा करने की पुरजोर कोशिश करते हैं और कामयाब भी होते हैं। आपको सही लग रहा है? मुझे कोई एतराज नहीं है। इलॉन मस्क का जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका में, फिर इमिग्रेट होकर वो कनाडा गए और फिर अमेरिका चले आए। वो पेपैल के को फाउंडर रह चुके हैं और वहीं उन्होंने काफी पैसा भी कमाया। फिर पैसा बनाने के बाद उन्होंने सोचा कि अब वो क्या करें, और उन्होंने सोचा कि मैं मानव जाति के लिए क्या करूं। तो उन्होंने स्पेस ट्रैवल के बारे में सोचा, जो कि उनके सपनों में से एक था। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भविष्य के बारे में लोगों को दुखी और निराश करते हैं, मगर मैं मानता हूं कि स्पेस बेरिंग सिविलाइजेशन बनना एक ऐसी बात है जो आपको भविष्य के बारे में एक्साइटेड करती है।
उस वक्त उनकी इन बातों से लोगों को लगा था कि वो चाहते हैं अमेरिका के लोग नासा का बजट बढ़ाने के लिए इंस्पायर्ड हो, यही उनका मकसद था। तब मैंने कहा इस मामले में तो मेरा और आपका एक ही गोल है। ये अभी बन रहा है, लेकिन यहीं पर होगा हमारा मिशन कंट्रोल और लॉन्च कंट्रोल। और ये देखिए, यहाँ ग्विन बैठी है। अगर पता होता तुम आ रहे हो तो सफाई करवा लेती। मैं सितंबर 2002 में स्पेसएक्स में आई थी और तब मेरे अलावा यहाँ 10 लोग और थे। स्पेसएक्स की प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ग्वेन शॉर्टवेल इस टीम की एक अहम मेंबर हैं। इलॉन ने सबसे साफ साफ कह दिया था, हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं जो लोगों को दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंचा सके। ये हमारे ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का इंजीनियरिंग टेस्ट आर्टिकल है। इस एरिया में उसके इंजन कंपोनेंट्स होंगे। एक कहावत है कि अंतरिक्ष में मिलियनेयर बनने का सबसे आसान तरीका है कि शुरुआत एक बिलियनेयर की तरह की जाए। उसके पास पैसे थे। उसने शुरुआत में इस कंपनी में 7 से 10 करोड़ डॉलर तक लगाए थे। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हमें एक रास्ता मिल गया था और हम दिखा सकते थे कि गिनती के कुछ लोग एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आखिरकार उन्होंने फैल्कन 1 बनाया और उसके 3 लॉन्चेस नाकाम रहे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। इलॉन जानते थे कि उनकी कंपनी स्पेसएक्स को मैदान में टिके रहने के लिए एक आला दर्जे का रॉकेट बनाना होगा, मगर उनके पास सिर्फ 4 रॉकेट्स बनाने और टेस्ट करने के लायक पैसे थे। पहले 3 फैल्कन रॉकेट लॉन्चेस नाकाम हो गए। अब स्पेसएक्स का भविष्य भी अधर में था। हाय, स्पेसएक्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लॉबी में हैं। अपने शुरुआती दिनों में हम नासा के साथ मीटिंग्स कर रहे थे और वो कहते थे, देखते हैं ये इंटरनेट वाला है, पेपैल वाला है, शायद इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो रॉकेट्स बनाकर उन्हें धुआं करना चाहता है। उनकी बात उस वक्त सही थी। हमने कुछ भी साबित नहीं किया था। मैंने कुछ भी साबित नहीं किया था। बिल्कुल शुरुआती दिनों में जब स्पेसएक्स ऑर्बिट में पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तब उसके पास एक ही रॉकेट था, फैल्कन 1। उसे उसने 3 बार लॉन्च किया और तीनों बार नाकामी मिली। अब उसके पास सिर्फ एक मौका था, फैल्कन 1 की चौथी उड़ान। अगर वो भी नाकाम हो जाता तो स्पेसएक्स कंगाल हो जाता और हम भी यहाँ नहीं होते। स्टेज सेपरेशन कंफर्म्ड। किस्मत से फ्लाइट 4 कामयाब रही। फैल्कन 1 रॉकेट कामयाब रहा। 2008 में स्पेसएक्स को पहला नासा कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसके बाद स्पेसएक्स ऑफिशियली स्पेस गेम में शामिल हो गया था। नासा ने स्पेसएक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए और फिर ऑर्बिटल साइंसेस को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो और सप्लाईज पहुंचाने का काम मिला। नासा ने कंपनी में उस समय पैसे लगाए थे जब वो बहुत मुश्किल दौर में थी। मेरे पीछे वो जगह है जहां लॉन्च के दौरान फैल्कन 9 फिट होगा। अगले कुछ महीनों में यहाँ एक और बड़ा बदलाव आने वाला है। हम यहाँ एक और लॉन्च माउंट बनाने जा रहे हैं। नासा से जुड़ने के बाद शुरुआत में तो हमें अनकन्वेंशनल ही माना जा रहा था और उन्हें हमारी कामयाबी पर शक था। फिर भी उन्होंने हमें मौका दिया, मगर हम उनकी A टीम नहीं थे और ये बात मैं जानता था। नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होने के बाद स्पेसएक्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कई कार्गो रीसप्लाई मिशंस कामयाबी से पूरे किए, मगर कार्गो पहुंचाना स्पेसएक्स का आखिरी मकसद नहीं था। वो तो हमेशा से लोगों को अंतरिक्ष में ले जाना चाहता था। मगर कंपनी की इन शुरुआती कामयाबियों के बाद नासा का विश्वास बढ़ा और उसने स्पेसएक्स को कमर्शियल क्रू प्रोग्राम में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का मौका दिया। नासा के साथ हमारा बहुत ही लंबा और प्रोडक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, वही लोग आज 18 साल बाद इस मुकाम पर हैं कि नासा को उन पर इतना विश्वास है कि वो उनके एस्ट्रोनॉट्स को एक स्पेसएक्स व्हीकल में लॉन्च कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, आपको क्या लगता है? ये आपको चिढ़ाने के लिए है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ से 3 स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। लग रहा है जैसे सीधे मुझे तो हमारी ऐसा ही आंखों लगा। में देख रहा हूँ।
डग हर्ली और बॉब बेंकन काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। उनके पास कई साल का तजुर्बा है। वो दोनों अंतरिक्ष में जा चुके हैं। मैं पहले भी स्पेस शटल से जा चुका हूँ, कई मिशंस पर गया हूँ, स्पेस स्टेशन पर गया हूँ, कई असेंबली और स्पेस वॉक्स भी किए हैं। बॉब हेलो कह रहे हैं। मैं लास्ट शटल फ्लाइट STS-135 में गया था। उसके पहले STS-127 में भी गया था, जो एक असेंबली फ्लाइट थी। हम बड़े पुराने दोस्त हैं। 2000 में हम एक ही एस्ट्रोनॉट क्लास में थे, इसलिए हमारा साथ 20 साल पुराना है। और अब बहुत से लोग हमें सीनियर एस्ट्रोनॉट्स भी कहते हैं, जो बूढ़े शेर। हम अंतरिक्ष में कभी साथ में नहीं गए। ये बात भी अपने आप में बड़ी एक्साइटिंग है। बॉब और डग अपनी बीवियों से भी उसी एस्ट्रोनॉट क्लास में मिले थे और दोनों ने एस्ट्रोनॉट से ही शादी की है, इसलिए उस मामले में भी दोनों बराबर ही हैं। यह मेगन मैकआर्थर, हमारी फ्लाइट इंजीनियर। एस्ट्रोनॉट कैरन नाइबर्ग अपने मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रही है। अगर बीवी भी एस्ट्रोनॉट हो और उसे पता हो कि हम किन हालात से गुजरते हैं, वो जानती हो कि इन कामों में कितना वक्त लगता है, तो वो भी इस बात को समझती है। ध्यान रखना बैकअप्स काम कर रहे हों। डोंट वरी, हम उनसे काम करवा लेंगे। ये इतने भी बुरे नहीं हैं। उन्हें हर ऊंच नीच का अंदाजा होता है। इस वजह से हमें कई मायनों में आसानी हो जाती है, मगर कुछ मामलों में उनकी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि वो रिस्क्स के बारे में जानते हैं। आप अपने 3 साल के बेटे को घर छोड़कर आई हैं। शायद आप उसके प्री स्कूल के पहले दिन पर मौजूद नहीं रह पाएंगी। काम मुश्किल है, पर हमारे बीच बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। मेरे हस्बैंड मुझे वीडियोस और पिक्चर्स भेजते रहते हैं। हम दोनों की फैमिलीज भी काफी मिलती जुलती हैं। हम दोनों के छोटे बेटे हैं जो अभी एलिमेंट्री स्कूल में हैं। उन दोनों को अब पहली बार हमें स्पेस में जाते हुए देखने का मौका मिलेगा। मैं अपने बेटे के साथ ये बात शेयर करने को बड़ा बेताब हूँ। वो जानता है कि रॉकेट्स बड़े खतरनाक होते हैं। उसने कहा कि रॉकेट में मत जाइएगा, मगर मैंने उसे समझाया। लेकिन खुद एक रॉकेट शिप में जाना और इस बात के लिए समझाना आसान नहीं होता। जब इन दोनों को अंतरिक्ष में भेजने की बात आती है तो हम इन्हें अक्सर 2 फादर्स के तौर पर रेफर करते हैं, है ना? ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनके फैमिलीज हैं और इस बात को हम भी सीरियसली ले रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि हम जो भी करें वो बिल्कुल सही हो और ये दोनों सुरक्षित घर लौटाएं। जब भी हम कोई नया स्पेसक्राफ्ट बनाते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, तो उसमें काफी रिस्क होता है और खासकर जब हम उसमें किसी इंसान को भेजते हैं, तब खतरा और भी बढ़ जाता है और उसके बाद किसी तरह की कोई चूक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हम मिलिट्री टेस्ट पायलट स्कूल ग्रेजुएट्स के तौर पर आज जो काम कर रहे हैं वो सब देख चुके हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मिशंस में हर टेस्ट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोगों को लॉन्च करना बेहद खतरनाक होता है और हमेशा खतरा बना रहता है। स्पेसएक्स की कामयाबी का रिकॉर्ड उतना परफेक्ट भी नहीं है। 3, 2, 1 स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट अब उड़ने के लिए तैयार है। 28 जून 2015 को स्पेसएक्स ने नासा के लिए अपना 7वां कार्गो रिसप्लाई मिशन लॉन्च किया, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जा रहा था। हमें लग रहा है कि ये लॉन्च व्हीकल फेलियर हुआ है। लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही फैल्कन 9 रॉकेट फेल हो गया और टुकड़े टुकड़े हो गया और उसमें रखा नासा का सारा कार्गो भी नष्ट हो गया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका था, मगर इस बात में कोई शक नहीं कि रॉकेट्स बड़े ही मुश्किल होते हैं। बाद में पता लगा कि नाकामी की वजह थी रॉकेट में लगा एक स्ट्रट, जो टूटकर अलग हुआ और एक हीलियम टैंक के अंदर चला गया था। फिर 1 सितंबर सन 2016 को एक और बड़ी नाकामी मिली। एक स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट को एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करना था, मगर वो टेस्ट फायर में ही नष्ट हो गया। ये भी टेस्टिंग का हिस्सा है। इस तरह की घटनाएं होती हैं और जब व्हीकल के अंदर कोई हो तब हमें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए कि हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, इसलिए हम टेस्ट करते हैं और स्पेसएक्स हर चीज को उसकी पूरी कैपेबिलिटी पर टेस्ट करता है, इसलिए कई बार नाकामी भी मिलती है। इनमें से किसी भी मिशन में कोई इंसान नहीं जा रहा था, इसीलिए स्पेसएक्स की अगली नाकामी उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती थी। हमने उस टेस्ट स्टैंड में कुछ गड़बड़ देखी जहां हमारा क्रू ड्रैगन व्हीकल था और अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट में विस्फोट हुआ था।
इंजन्स के टेस्ट फायर के दौरान वो ड्रैगन कैप्सूल पूरी तरह से नष्ट हो गया जिसका इस्तेमाल डेमो 1 मिशन में कामयाबी से किया गया था। उस ड्रैगन कैप्सूल का पूरी तरह से नष्ट होना यकीनन उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था और उसके बाद कई और सवाल भी उठने लगे। ड्रैगन कैप्सूल के नष्ट होने के बाद मन में तरह तरह की बातें आने लगी थी। सबसे पहला सवाल आपके परिवार और दोस्तों की तरफ से होता है, क्या ये वही व्हीकल था जिसमें तुम जाने वाले थे? हम अपने बेटे को ये बात कैसे समझाते कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें रिस्क तो है ही, मगर हमें ये भी करना पड़ता है। इसके बाद तो नासा के अंदर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे कि क्या यह एक्सपेरिमेंट वाकई कामयाब हो पाएगा। हमने उस टेस्ट स्टैंड में कुछ गड़बड़ देखी जहां हमारा क्रू ड्रैगन व्हीकल था और अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट में विस्फोट हुआ था। फ्लोरिडा स्पेस कोस्ट के बीचेस पर काफी लोग थे और अचानक ही उन्होंने आसमान में धुएं का एक ऑरेंज गुबार देखा। ये एक बड़ी ही मुश्किल चुनौती होती है क्योंकि एक छोटे से बच्चे को आप कैसे समझा पाएंगे कि ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह क्या है। अच्छा है कि वो अभी इंटरनेट पर नहीं है, इसीलिए वो उन वीडियोस को बार बार नहीं देख रहा। मगर हम उसे फ्लोरिडा ले गए और उसे रॉकेट लॉन्च भी दिखाया। फ्लोरिडा में जब उसने एक नया शिप लॉन्च देखा तब उसने कहा कि अब आप भी स्पेस में जा सकते हो। मुझे भी ये तरीका सही लग रहा है क्योंकि इस तरह से हम न सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बल्कि अपनी टीम के लिए भी रीइंफोर्सिंग कर सकते हैं। हमें लगा कि हमें अपनी टीम को भी बैकअप के लिए तैयार रखना चाहिए, खासकर फ्लोरिडा की टीम को, क्योंकि उन्होंने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया था। उन्होंने महसूस किया था कि हमारी सेफ्टी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं और जब ये हादसा हुआ उसके बाद वो हमसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे, जो कि अच्छी बात नहीं है। उस विस्फोट के फौरन बाद नासा और स्पेसएक्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी थी और जल्दी ही उन्हें असली वजह का पता भी लग गया। स्पेसएक्स की तहकीकात से ये बात सामने आई थी कि उस विस्फोट की वजह थी हाई प्रेशर पर एक फ्लूइड और व्हीकल के अंदर लगे एक टाइटेनियम कंपोनेंट के बीच अचानक हुआ एक रिएक्शन। वहाँ जो गड़बड़ी हुई थी वहीं हमारा कैप्सूल एक स्टैंड पर बंधा खड़ा था और वहाँ हमारे कई हाई स्पीड कैमरास और ढेर सारे सेंसर्स भी थे और वो एक बहुत ही मामूली सा रिस्क था जिसे हम उनके बिना देख भी नहीं पाते। इंजीनियरिंग के लिहाज से ये असल में कामयाबी थी। हमें एक नए फेलियर का पता लगा था और अब हम सिर्फ अपने व्हीकल को नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। मुझे स्पेसएक्स टीम पर नाज है। सच कहूं तो मैंने अभी एक ड्रैगन इंजीनियरिंग रिव्यू देखा है और हमने हर तरह के रिस्क्स की एक डिटेल्ड लिस्ट बनाई है और इस लिहाज से ड्रैगन इंजीनियरिंग टीम ने बहुत उम्दा काम किया है। हम नासा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और न सिर्फ चीजों को डबल चेक कर रहे हैं बल्कि इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा रिलायबल और सेफ हो। एक टेस्ट पायलट आखिर एक स्पेसशिप में फर्स्ट फ्लाइट की तैयारी कैसे कर सकता है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि हमने पिछली बार ऐसा एक ऑर्बिटल व्हीकल में किया था। जॉन यंग और बॉब क्रिपर ने किया था। काफी टाइम हो गया। मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसे हमने प्लान किया है तो हम तैयारी कैसे करेंगे। इसलिए इस पहली हर कड़ी को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि अपने पहले प्लान और बैकअप प्लान को समझ सकें। नासा और स्पेसएक्स को हर संभावित समस्याओं के लिए तैयार रहना होगा। अगर पैड पर ऐसा कुछ होता है तो एस्ट्रोनॉट्स को वहां से जल्दी निकलना होगा। इसीलिए ये इमरजेंसी एस्केप सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं। स्पेसएक्स ने लॉन्च पैड 39A पर एक इमरजेंसी इग्रेस एपरेटस बनाया है। अगर फ्यूल लीक होता है या एस्ट्रोनॉट्स को जल्दी से जल्दी लॉन्च टावर से निकलना हो तो उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जिप लाइन बनी है। जमीन से 265 फुट ऊपर स्लाइड वायर बास्केट अंतरिक्ष यात्रियों को 30 सेकंड के अंदर लॉन्च पैड से करीब 1200 फुट दूर नीचे जमीन पर पहुंचा देती है। यहाँ आर्मर्ड व्हीकल्स भी तैयार होते हैं
जिसमें बैठकर वो यहाँ से सुरक्षित निकल सकते हैं। सिर्फ लॉन्च पैड पर ही एस्ट्रोनॉट्स को खतरा नहीं होता है। अगर समंदर उफन रहा हो और तूफान आया हो और कैप्सूल को समंदर में स्प्लैश डाउन करना हो, तो ऐसे में बेहद मुश्किल रेस्क्यू करना पड़ता है। वाटर इग्रेस टेस्ट में हम नए क्रू मेंबर्स को एक इमरजेंसी सिचुएशन में पानी में तैरते कैप्सूल से निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। जिस किसी ने भी डीप सी फिशिंग ट्रिप की होगी उसे पता होगा कि पानी में लैंडिंग के बाद लोग बहुत जल्दी सी सिक हो जाते हैं, भले ही वो स्पेस में नहीं गए हो। इसलिए पानी में लैंड करना फिजियोलॉजिकली भी एक बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए हम देखेंगे किस तरह रिएक्ट करते हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से वापस आते हैं वो पानी में लैंड करते हैं। हम उन्हें पानी के बाहर रिकवरी शिप पर लाते हैं और उसके बाद सबसे पहले ये देखते हैं कि वो हेल्दी हों और फिर तय करते हैं कि उन्हें वहाँ से कैसे लाना है। हम कोशिश करते हैं कि वो धीरे धीरे करें ताकि उनके बीमार होने का खतरा न रहे। उनकी वापसी के बाद हम उन्हें कंफर्टेबल रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। एक एस्ट्रोनॉट के तौर पर हम ये सब करते हैं, एक टेस्ट पायलट के तौर पर हम ये सब करते हैं, और जब हमें पहली बार किसी व्हीकल को किसी के साथ उड़ाने का मौका मिलता है तो हम उस मौके को नहीं छोड़ते। जब हम टेस्ट पायलट स्कूल में जाते हैं तब हमें इस तरह की बातों का अंदाजा भी नहीं होता। ऐसा मौका हमें एक पीढ़ी में एक ही बार मिल पाता है। हेलो, कैसे हो? हाय, आपसे मिलकर खुशी हुई। डग जी, मिलकर खुशी हुई। 2014 में कमर्शियल क्रू प्रोग्राम ने स्पेसएक्स को एक नया लॉन्च सिस्टम बनाने के लिए $260 करोड़ दिए। आज नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइडेनस्टाइन स्पेसएक्स फैक्ट्री में ये देखने आए हैं कि टैक्स पेयर्स का पैसा कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत कुछ देखना है ना? हाँ, स्पेसएक्स फैक्ट्री एरोस्पेस की दुनिया में एक कैंडी लैंड की तरह है। बड़ी कमाल की जगह है क्योंकि यहाँ आप रॉकेट्स बनते देख सकते हैं, ढेर सारे रॉकेट्स, और यहाँ आप ढेर सारे इंजिन्स बनते देख सकते हैं। यहीं आप ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट बनता देख सकते हैं। यहाँ आपको चारों तरफ भविष्य की आला दर्जे की स्पेस फ्लाइट का नजारा दिखेगा। ये फैक्ट्री का वो हिस्सा है जहां रेवोल्यूशनरी फैल्कन 9 रॉकेट रखा जाता है। ये रॉकेट हमने बनाया था नासा की मदद से और एयरफोर्स ने भी मदद की थी। हाँ। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये आज तक का बिल्कुल सबसे रिलायबल रॉकेट बन सके। फैल्कन 9 के बारे में यही कहा जा सकता है कि वो टाइटन्स के कंधों पर खड़ा है। हमने अतीत में सीखे सबकों के आधार पर उसे बनाया है। नासा ने जो कुछ भी सीखा था हमने उसे भी लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल पेपर के एक क्लीन शीट की तरह किया जिसके ऊपर लिखा था आप एक ऐसा रॉकेट कैसे बना सकते हैं जबकि आप जानते हैं कि आप जो करने वाले हैं वो पहले कभी नहीं हुआ। स्पेस फ्लाइट के इतिहास में रॉकेट्स का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ था। लिफ्ट ऑफ ऑफ द एटलस 5। फर्स्ट स्टेजेस ऊपर तक गए और स्पेस में अपना पेलोड पहुंचाया। अब स्टेज सेपरेशन हो रहा है। उसके बाद वही उन्होंने समंदर में किया, फिर कभी उसका इस्तेमाल नहीं हो सका। आप न्यूयॉर्क से एलए तक जाते हैं और प्लेन को वहीं फेंक देते हैं। अगर ऐसा होता रहा तो कमर्शियल एविएशन बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा, और स्पेस के मामले में हम बिल्कुल यही कर रहे हैं। We have lift off the Falcon 9. SpaceX ने एक ऐसा रॉकेट बनाया जिसे रीयूज किया जा सकता है। इसका फर्स्ट स्टेज बूस्टर ऑर्बिट में पेलोड डिलीवर करता है। स्टेज सेपरेशन कंफर्म्ड। फिर वो वापस लौटकर पृथ्वी पर लैंड करता है, यह समंदर में शिप पर। अगर नाकामी की बात करें तो SpaceX का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है। स्पेसएक्स को पता है कि नाकामी कामयाबी के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है, और अब ये चूंकि पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहे हैं तो खतरा और भी बढ़ गया है। काम थोड़ा ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसे वापस भी आना है। ये स्टेज काफी जबरदस्त है मगर ये उसे भी पार कर लेगा आसानी से। ओके। स्पेस फ्लाइट और स्पेसएक्स के सपनों को पूरा करने की दिशा में फैल्कन 9 एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि वो मल्टी प्लैनेटरी लाइफ को साकार कर सकता है और खर्च भी काफी कम कर सकता है। सबसे बड़ी कामयाबी तो है फैल्कन का वापस लौट आना, उसका पृथ्वी पर लैंड करना। इस बात में शक नहीं कि ये काम बहुत मुश्किल है। SpaceX में हम डिजाइन और इनोवेशन प्रोसेस के दौरान नाकामी को भी एक्सेप्ट करने को तैयार रहते हैं, और रॉकेट बिजनेस में कई बार नाकामी का मतलब होता है नए क्रिएटर्स बनाना। उनसे पृथ्वी पर कहीं न कहीं एक गड्ढा बनता है जिससे धुआं निकलता है। जब भी एक बहुत बड़े आइडिया में जरा सी चूक हो जाती है
रॉकेट पृथ्वी से आ टकराता है। टेस्ट फेज में हम शिप के काफी करीब जाएंगे, लेकिन हम साइड से जाएंगे क्योंकि प्रोपेलेंट खत्म हो सकता है। हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि हम टेस्ट फ्लाइट का तरीका अपनाते हैं और फिर देखते हैं कि वो कैसा चल रहा है। हम सिर्फ कंप्यूटर्स पर ही एनालिसिस नहीं करते, बल्कि असल में भी रॉकेट उड़ाते हैं। तभी पता लगता है कि रॉकेट क्या कर सकता है। कई दशक से लोग मानते रहे कि ये काम नहीं हो सकता। उन्हें लगता था कि एक लॉन्च व्हीकल को वापस नहीं लाया जा सकता, कंट्रोल करके व्हीकल पृथ्वी पर नहीं लौट सकता। कई साल तक फैल्कन 9 की डिजाइनिंग और टेस्टिंग के बाद 2015 में स्पेसएक्स एक नया इतिहास रचने को तैयार था और वो पहली बार एक फर्स्ट स्टेज ऑर्बिटल रॉकेट की लैंडिंग की कोशिश करने वाला था। सिस्टम 9-3 अलर्ट। फैल्कन 9 को वापस पृथ्वी पर लाने के लिए हमने फर्स्ट स्टेज में एक नेविगेशन सिस्टम लगाया था। ज्यादातर फर्स्ट स्टेजेस में वो नहीं होता। रॉकेट अपने 9 में से 3 इंजन्स को रिलाइट करता है ताकि स्पीड कम कर सके। हर इंजन लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन जा सकता है। इस तरह से हम रॉकेट को उस जगह पर ला सकते हैं। स्टेज 1 लैंडिंग बर्नर स्टार्टेड। मैंने तो यही सुना है कि ये काम भी वैसा ही है जैसे हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की छत पर खड़े हो जाएं और वहां से एक पेंसिल गिराएं, इस उम्मीद में कि वो पेंसिल एक इरेजर या पोस्टेज स्टैंप के ऊपर ही गिरेगी। मगर ये फिजिक्स की हद के बाहर नहीं है, और अगर कोई चीज फिजिक्स की हद में है तो इंजीनियरिंग उसे साकार कर सकती है। The Falcon has landed. वाह, वो बिल्कुल सही सलामत लैंड हुआ था। अमेजिंग, कमाल हो गया। पुरानी कहावत है, हार कर ही जीत मुमकिन है। अगर आप हार का सामना नहीं कर रहे तो कुछ नया भी नहीं सीख रहे, और फिर आप अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोगों को ये यकीन नहीं था कि रॉकेट लैंडिंग्स भी हो सकती हैं। उन्हें लगा कि हम वीडियो को रिवर्स में चला रहे हैं। कुछ लोग तो इस बात को लेकर ही कंफ्यूज हो गए कि मुश्किल और नामुमकिन में क्या फर्क है। माना कि कई काम मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर हम फिजिक्स के नियम ना तोड़ें तो वो नामुमकिन नहीं होते हैं। अभी जो फाल्कन 9 है वो 10 बार उड़ान भर सकता है। हर बार हम थोड़ी मरम्मत करते हैं, जिसे हम व्हीकल मेंटेनेंस कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि 10 फ्लाइट्स के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, बल्कि उसके करीब पहुंचने पर हम थोड़ी और टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि हमारा अंदाजा है कि फाल्कन 9 10 बार से ज्यादा उड़ान भर सकते हैं। हम उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इतिहास रचेंगे। ये केप कैनावरल में कैनेडी स्पेस सेंटर का लॉन्च कॉम्प्लेक्स स्ट्रैंड ए है। यहीं पर फैल्कन 9 बनाए और रखे जाते हैं और उन्हें प्रोसेस किया जाता है, जो हमारे लैंडिंग पैड्स पर लैंड होते हैं या किसी ड्रोन शिप पर लैंड होते हैं। रॉकेट को रिफर्बिश करने के लिए उसे हैंगर में लाया जाता है और हम उसे प्रोसेसिंग रिंग्स में लोड करते हैं और कुछ ही हफ्तों में उसे प्रोसेस कर लिया जाता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए रीयूजेबिलिटी बहुत अहम है। इससे पैसे बचते हैं और दूसरा समय भी बचता है। अगर हर बार हमें एक नया व्हीकल बनाना पड़े तो एक नया रॉकेट बनने तक हमें काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब हम रॉकेट्स उड़ाते हैं, उनका दोबारा इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से हम स्पेस में हर हफ्ते जा सकते हैं, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारा मकसद है जीरो रिफर्बिशमेंट। हम रॉकेट को लैंड करें और उन्हें फिर से डेली बेसिस पर एयरप्लेन्स की तरह रीलॉन्च कर दें। स्पेसएक्स को इस बात पर नाज है और हम इसी की बदौलत अब आगे मार्स पर भी पहुंचना चाहते हैं। सिर्फ स्टेजेस ही समंदर में क्रैश होते हैं। हम हार्डवेयर को रिकवर नहीं कर सकते, इसलिए पता नहीं लगता कि असली चूक कहाँ हुई। ठीक है। लेकिन जब हमारा व्हीकल वापस आता है तब हम उसे एग्जामिन कर सकते हैं और फिजिकली देख सकते हैं कि क्या उसमें कोई बर्न हुआ था या हमसे किसी तरह की चूक हो गई थी, और फिर हम डिजाइन में फेरबदल कर सकते हैं। हाँ, जब हम एक ही का इस्तेमाल दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार करते हैं तब इंश्योरेंस रेट्स नीचे जाते हैं, बढ़ते नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ। इंश्योरेंस कंपनीज बहुत चालाक होती हैं, वो अपना नुकसान नहीं करना चाहती। हाँ। जब हम फर्स्ट फ्लाइट कर लेते हैं, हम ये जानते हैं कि हम जिस एयरप्लेन पर हैं वो कई बार उड़ चुका है और हम उसमें बैठने वाली पहली सवारी नहीं है। कमर्शियल इंश्योरेंस रेट एक रॉकेट की रिलायबिलिटी का बेस्ट इंडिकेटर है। हाँ। और हमें दुनिया में सबसे अच्छे इंश्योरेंस रेट्स मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक फुल्ली रीयूजेबल ऑर्बिटल सिस्टम है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है, जैसे कि कोई कार या कोई एयरक्राफ्ट जिसे आप फिर से इस्तेमाल कर सकें।
इसकी अहमियत तो अभी भी बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। ये एक फुल्ली फ्लाइट फुल्ली फंक्शनल सूट है। मैंने ऐसा सूट आज से करीब 4 साल पहले पहना था, ये देखने के लिए कि सूट काम करता है या नहीं, लेकिन वो बेकार था। इस सूट पर पिछले 5 साल से काम चल रहा है। हमें इस दौरान बॉब और डग के साथ काम करने का मौका मिला। इस तरह के सूट्स बनाना आसान नहीं होता। अच्छा? बहुत मुश्किल काम है। इसमें तो कोई शक नहीं है। एक स्पेस सूट बनाना काफी मुश्किल है। एस्ट्रोनॉट्स भी एक ग्रुप के रूप में शुरुआत से ही हमारे डिजाइन प्रोसेस, टेस्ट और ट्रेनिंग प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं। तो अहम बात यह है कि जब तक स्पेसक्राफ्ट प्रेशराइज्ड रहेगा ये भी इन्फ्लेट नहीं होगा, है ना? जी हाँ। ये डिप्रेशराइज्ड होगा। जैसे ही प्रेशराइजेशन कम होगा ये इन्फ्लेट हो जाएगा। हाँ जी, मगर डिफ्लेट होने के बाद ये अजीब लगता है। बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। एक एस्ट्रोनॉट के तौर पर हम जो स्पेस सूट पहनते हैं उनका डिजाइन बड़ा ही स्पेसिफिक होता है और वो उसी पर काम करते हैं, लेकिन ड्रैगन स्पेस सूट हमें डिप्रेशराइजेशन से बचाता है और इसकी एक खूबी ये भी है कि आग के साथ धुआं निकलता है, हमें सांस लेने में जरूरत महसूस होती है, तो ये काम आता है। ये स्पेस सूट स्पेस वॉक्स के लिए नहीं है। हम इसे पहनकर कई काम नहीं कर सकते, लेकिन ये हमें तब सुरक्षित रखेगा जब कैप्सूल के एटमॉस्फेयर में अचानक कोई बदलाव आता है, तब ये कैप्सूल बन जाता है और इसे पहनकर हम हाइबरनेट कर सकते हैं मिशन में। सरवाइव करने और अपना काम पूरा करने का मौका मिलेगा। अगर व्हीकल में लीक जैसी कोई घटना होती है या कुछ ऐसा होता है जो एयरप्लेन में होता है, तब उस तरह की किसी अनचाही घटना के समय जैसे कि ड्रैगन में लीक हो जाए, तब हमारे पास एक और ऑप्शन होता है और हम उस लीक को बंद कर सकते हैं। अगर लीकेज बहुत ज्यादा है तो मतलब वो किसी मिट्योर से टकरा है जो बहुत बुरा हो सकता है, पर अगर लीकेज ज्यादा नहीं है, बहुत मामूली है, तो उसे बंद कर सकते हैं। अच्छा, प्रेशराइज्ड होने के बाद हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत रिजिड है। बहुत रिजिड है और हिलना मुश्किल होगा। हाँ ठीक है। प्रेशराइज्ड सूट में भी आप मूव तो कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। थकान होगी। हाँ, जी हाँ। प्रेशर सूट्स थोड़े भारी होते हैं, मगर ये प्रेशर सूट्स ज्यादा कंफर्टेबल और काफी हल्के होते हैं। इन्हें उन ACA सूट्स के मुकाबले पहनना आसान होता है जो हम शटल में पहनते थे। उन सूट्स में काफी परेशानी होती थी। और ये एक सिंगल पीस सूट है, इसमें सब कुछ अटैच्ड है, ग्लव्स, हेलमेट्स, बूट्स। हमने इसे बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश की है। इसमें कई नई चीजें हैं, जैसे लोगों का ध्यान सबसे पहले हेलमेट पर जाएगा। ये हेलमेट 3D प्रिंटेड है जो कि काफी फ्लेक्सिबल है और इस वजह से इस हेलमेट के अंदर कई अलग फीचर्स बना पाए हैं हम। कई दूसरी चीजें भी डाली हैं। हमने इस सूट के लिए अलग अलग मटेरियल्स भी इस्तेमाल किए हैं। इसके आउटर मटेरियल्स फ्लेम रेजिस्टेंस हैं, यानी ये प्राइमरीली BTFE या टेफ्लॉन फैब्रिक है, और ग्रे वाले नॉमेक्स मटेरियल हैं। जहाँ तक स्पेस सूट की डिजाइनिंग की बात है तो हमें मेडिकल साइड से भी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखना पड़ता है कि सूट के अंदर के CO2 लेवल्स कितने हैं, सूट के अंदर ऑक्सीजन कैसे पहुंचा सकते हैं और कैसे उसे ठंडा रख सकते हैं। ये एरिया क्रू को ठंडा रखने के लिए लगातार स्टीयर करता है। आप देखिए यहाँ पर ट्यूब का एक नेटवर्क है। ये ट्यूब पैरों तक गई है, कलाइयों तक भी है, फिर गर्दन तक भी। इससे काफी ठंडक मिलती है। हमने मेडिकल साइड का भी ध्यान रखा है ताकि इसे पहनने वाला इंसान कंफर्टेबल और हेल्दी रहे। क्रिस की इंजीनियरिंग टीम इस बात का ध्यान रखती है कि वो कुछ ऐसा बनाए जो यूनिक हो और अपना काम भी बहुत ही शानदार तरीके से करे। बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नासा के एस्ट्रोनॉट्स को भेजने से पहले टीम SpaceX को एक और क्रिटिकल टेस्ट पास करना होगा। फ्लाइट के दौरान रॉकेट में विस्फोट हुआ तो क्या होगा? ओह, ये क्या हुआ? क्रू की सुरक्षा के लिए एक प्लान है। 3, SpaceX को 2, अब साबित करना है 1, कि वो काम करता है। लॉन्च। क्रू ड्रैगन कैप्सूल वो स्पेसक्राफ्ट है जिसमें क्रू होगा। ये उस कार्गो ड्रैगन कैप्सूल की जगह ले रहा है जिससे पहले SpaceX इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रीसप्लाई मिशंस किया करता था। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल अब एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाने और लाने में किया जाएगा। ये 21st सेंचुरी का स्पेसशिप है। पहली बार क्रू ड्रैगन के अंदर जाकर मुझे कैसा लगा? मैं दंग रह गया। ये वाकई एक मॉडर्न स्पेस व्हीकल है। अंदर से बड़ा ही स्लीक है, बेहद कंफर्टेबल। इसकी सीट्स भी कार रेसिंग सीट्स हैं, इसलिए काफी सुरक्षित हैं। हमारा क्रू ड्रैगन पहले भी स्पेस स्टेशन पर जाकर लौट चुका है और अब हमने इसमें काफी इंप्रूवमेंट्स किए हैं, लेकिन
अब हमने सेफ्टी का ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश की है। स्पेस सूट पहनकर एक्यूरेट कैप्सूल में ट्रेनिंग करना बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस होता है। बॉब और डग ने ये सूट पहने सिमुलेशन के वक्त, क्योंकि हम चाहते थे उनकी ट्रेनिंग काफी हद तक फ्लाइट जैसी हो। स्पेसएक्स ड्रैगन, हम प्रेशराइज करने को तैयार हैं। जब हमारे पास सारे इक्विपमेंट होते हैं तब हम उस सिचुएशन में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और हम इनमें जितनी ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे, उड़ान के दिन हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। एक स्पेसक्राफ्ट में मॉडर्न कंपोनेंट्स देखकर बड़ी हैरानी हो रही है। हमें शटल की आदत है जिसमें 2000 स्विचेस, सर्किट ब्रेकर्स, सीट्स वगैरह होती थी। इस काम के लिए ये बहुत कंफर्टेबल व्हीकल नहीं है। जिन लोगों ने हमारी तरह 60s से अभी तक उन स्विचेस को देखा है, उन्हें अब ये मॉडर्न इंटरफेस देखकर बड़ी हैरानी होती है। स्पेसएक्स ड्रैगन, इसमें 2 अच्छे LEDs हैं। कॉपी ऑल ड्रैगन। हमने एक सबसे बड़ा इनोवेशन ये किया है कि हमने इसके अंदर 2 बेहतरीन टच स्क्रीन्स लगाए हैं, जिनके ऊपर आप देख सकते हैं कि व्हीकल के अंदर क्या चल रहा है। आपको व्हीकल के बारे में हर जरूरी डेटा मिलेगा और इन टच स्क्रीन्स की मदद से व्हीकल को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये ग्लव्स टच स्क्रीन पर काम करते हैं, क्योंकि कई काम आपको ग्लव्स पहनकर ही करने पड़ेंगे। एस्ट्रोनॉट, अपडेट हो गया है। ड्रैगन कैप्सूल तकरीबन पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, इसलिए सब कुछ ठीक रहा तो ये पूरी फ्लाइट हमारे दखल के बिना भी उड़ सकती है। मेरे ख्याल से ये इन व्हीकल्स का फ्यूचर है। आज हम इस तरह की कार्स और एरोप्लेन्स तो देख ही रहे हैं, ये भी अगला लॉजिकल स्टेप होगा। आपको अपने ड्रैगन लॉन्गिट्यूड पर ध्यान रखना होगा, तभी आपको सेपरेशन प्रेप का पता लग पाएगा। बात जब ऑटोमेशन की आती है, तब हमें कॉम्प्लेक्सिटी के लेयर और सॉफ्टवेयर का ध्यान रखना पड़ता है, और अगर सब कुछ ठीक हो तब क्रू को कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर दिन खराब हो तो उन्हें समझना पड़ता है कि कब और कैसे उन्हें व्हीकल, उसके बिहेवियर और उसके काम पर रिस्पॉन्ड करना है। ड्रैगन स्पेसएक्स कॉमचेक। स्पेसएक्स ड्रैगन, हम साफ-साफ सुन रहे हैं। मिशन के एक एक फेज को सिमुलेट किया जाता है। हम लॉन्च सिम्स, अप्रोच टू स्टेशन, एंट्री, डेसेंट और लैंडिंग करवाते हैं, और हर फेज में फेलियर्स हो सकते हैं, तो हमें उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। ड्रैगन, अब हम सिनेरियो की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली, हालांकि ये ऑटोनोमसली उड़ सकता है, मगर हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्रू ये समझे कि कब क्या हो रहा है और वो कभी भी कंट्रोल बनाकर अपनी सुरक्षा इंश्योर कर लें। अगर हमें लगता है कि ऑटोमेशन पर चीजें उस तरह से नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए, तो हम मैन्युअली इंटरवीन कर सकते हैं। ड्रैगन स्पेसएक्स वाईफाई कंप्यूटर। नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। एस्ट्रोनॉट, आज एस्ट्रोनॉट्स उस सिनारियो की ट्रेनिंग कर रहे हैं जब फ्लाइट कंप्यूटर्स फेल हो जाएं। क्योंकि ड्रैगन क्रू कैप्सूल पूरी तरह ऑटोमेटेड है, इसीलिए ये हर काम के लिए कंप्यूटर्स पर निर्भर करता है। अगर ये कंप्यूटर खराब हो गए तो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा बढ़ जाता है। हमारे ख्याल से आपका एक फ्लाइट कंप्यूटर प्रोसेस व्हीकल को कंट्रोल नहीं कर रहा, तो हम ट्रेनिंग में ड्रैगन को ब्रेक कर देंगे। ड्रैगन स्पेसएक्स, आप फ्लाइट कंप्यूटर्स को रीबूट करें। हम उन्हें सिखाते हैं कि अगर फ्लाइट कंप्यूटर बंद हो जाए तो उन्हें रीबूट कैसे करना है। प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है, तैयार रहिए। हमने ग्राउंड पर भी ये देखा है। थैंक्स। सिमुलेशंस के दौरान कई तरह के एनॉमलीज, माल फंक्शंस होते हैं। सारा और कई दूसरे सिमुलेशन सुपरवाइजर्स ऐसे ही मौकों की ताक में रहते हैं। नहीं, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। हम उनके रूट कॉज का पता लगा रहे हैं। ड्रैगन कॉपी। एक क्रू के तौर पर ये न सिर्फ मेरे और बॉब के लिए अच्छा है, बल्कि ग्राउंड टीम के लिए भी अच्छा है। इनसे उस टीम को भी कई मुश्किलों का पता लगता है। फ्लाइट कंप्यूटर ट्रांजिशन अब। फ्लाइट कंप्यूटर का ट्रांजिशन अब। ये बड़ी अच्छी खबर है। डॉग हर्ली। विक्ट्री। नासा का कहना था कि क्रू ड्रैगन कैप्सूल का स्पेसएक्स का डिजाइन ऐसा हो कि वो पुराने स्पेस शटल के मुकाबले हर लिहाज से ज्यादा सुरक्षित हो। ड्रैगन के हर पहलू को हम सब सिस्टम लेवल पर टेस्ट करते हैं, एक पूरे व्हीकल के तौर पर। इतने सारे टेस्ट्स होते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। स्पेसएक्स ने अपने सिस्टम्स में इतने सारे सेफ्टी फीचर्स डाले हैं, फिर भी नासा चाहता है कि उसमें एक और नया सेफ्टी फीचर भी डाला जाए, जिसका नाम है लॉन्च एस्केप सिस्टम। अगर पैड पर किसी भी तरह की इमरजेंसी आती है तो कैप्सूल फैल्कन रॉकेट से अलग हो सकता है, और ये क्रू की सुरक्षा के लिए है।
हमारा लॉन्च एस्केप सिस्टम असल में पूरे स्पेसक्राफ्ट के लिए एक इजेक्शन सीट है। अगर कंप्यूटर को रॉकेट में कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो स्पेसक्राफ्ट ऑटोमेटिकली हवा में ही सुपर ड्रैको इंजन्स के साथ अलग होकर सुरक्षित तरीके से पैराशूट की मदद से समंदर में स्प्लैश डाउन करके क्रू को होने वाले हादसे से बचा लेगा। क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में 2 तरह के इंजन लगे हैं। एक तो है सोलर ड्रैगन थ्रस्टर। इन छोटे इंजन से करीब 100 पाउंड का थ्रस्ट पैदा होता है। उन इंजन का इस्तेमाल हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक मैन्यूवर और डॉक करने के लिए करते हैं। उनके अलावा उसमें 8 सुपर ड्रैको इंजन भी हैं जो किसी इमरजेंसी के वक्त लॉन्च एस्केप सिनेरियो में काम आते हैं और उनसे हजारों पाउंड का थ्रस्ट पैदा होता है। क्रू ड्रैगन अपने कुछ कंपोनेंट बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करता है। एक 3D प्रिंटर मेटल पाउडर के लेयर बनाता है और जैसे जैसे एक एक लेयर बनती जाती है ये उन्हें मेल्ट भी करता जाता है और फिर एक एक करके वो मनचाही शेप तैयार हो जाती है। ये तब बहुत कारगर होता है जब इंजन जैसी कोई चीज प्रिंट करते हैं क्योंकि उसमें कई सारे फ्लूइड पैसेज होते हैं। उसे एक दिलचस्प ऑर्गेनिक शेप देना पड़ता है। हम उसे एक एक लेयर के साथ मेल्ट करते जाते हैं, इसलिए हम हॉलो पार्ट बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग शेप दे सकते हैं जो दूसरे तरीकों से मुमकिन नहीं है। – 2015 में स्पेसएक्स ने अपने लॉन्च एस्केप सिस्टम का प्रिलिमिनरी पैड अबॉर्ट टेस्ट किया। हमने वो पैड अबॉर्ट टेस्ट ये देखने के लिए किया था कि हमारा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किसी इमरजेंसी के समय लॉन्च पैड से सेफली एस्केप करके पानी में जा सकता है या नहीं। 3, 2, 1 लॉन्च। एस्केप के दौरान 4 से 6 G's की फोर्स पैदा होती है जो कि अलग अलग वेरिएबल्स और सिचुएशन पर डिपेंड करती है। वैसे रोलर कोस्टर में 3 G's से भी कम लगता है। नीचे आ रहे हैं। ट्रंक डिप्लॉय। एक और ट्रंक। पासिंग थ्रू 600 मीटर्स। पैड अबॉर्ट टेस्ट तो आगे आने वाली एक और बड़ी चुनौती इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट का ओरिजिनेटर भर था। इन फ्लाइट अबॉर्ट भी ऐसा ही एक टेस्ट है, लेकिन उसमें हालात अलग होते हैं। उसमें लॉन्च पैड पर रॉकेट से सेपरेशन नहीं होता, बल्कि इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट में रॉकेट से उस वक्त सेपरेशन होता है जब वो एटमॉस्फेयर में उड़ रहा हो। इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट में ये पता लगेगा कि अगर उस वक्त रॉकेट में कोई प्रॉब्लम आती है तो कैप्सूल किसी तरह से रॉकेट से इजेक्ट होकर क्रू को सुरक्षित पानी में लाता है। इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट के खतरे बहुत ही ज्यादा थे। ये वो आखिरी अहम माइलस्टोन है जिसे पार करने के बाद स्पेसएक्स को नासा के एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाने का मौका मिल सकता है। इग्निशन लिफ्ट ऑफ। 4, 3, 2, 1 and lift off. Lift off of the 25th space shuttle mission and it has cleared the tower. मैं जब 5th ग्रेड में पढ़ता था तब एक चीज देखी थी जो मुझे आज भी याद है। हमारी आंखों के सामने स्पेस शटल चैलेंजर टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसका पूरा क्रू मारा गया था और उसकी बड़ी वजह यह थी कि उसमें लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम नहीं था। उसके बाद वो प्रोग्राम कई साल तक बंद रहा, मगर आज हम उस दौर में हैं जब ऐसे किसी कैटास्ट्रोफिक फेलियर के समय अपने सुरक्षा के लिए हमारे पास लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम होगा। ये डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है स्पेसएक्स का, जिससे पता लगेगा कि हम अपने कैप्सूल को फैल्कन 9 से सेफली और रिलायबली इजेक्ट कर सकते हैं। हमारे लिए ये टेस्ट बहुत जरूरी है। ये नासा के साथ हमारी कई साल की क्लोज पार्टनरशिप का नतीजा है और ये हमारे अगले डेमोन्स्ट्रेशन 2 मिशन के पहले का एक बड़ा अहम कदम है, क्योंकि उस मिशन में बॉब और डग स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। स्पेसएक्स को इस अहम इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट में पास होना है, तभी नासा इन्हें एस्ट्रोनॉट्स ले जाने का मौका देगा। जल्द ही इंसान की जान दांव पर होगी, तो अभी से हर सावधानी बरती जा रही है। प्लान ये है कि ड्रैगन हमारे रॉकेट के ऊपर होगा और रॉकेट टेक ऑफ करेगा। लॉन्च के 84 सेकंड बाद हम लॉन्च एस्केप सिस्टम चला देंगे और ड्रैगन हमारे कैप्सूल को फैल्कन से सेफली निकाल लाएगा।
उस वक्त ड्रैगन की स्पीड मार्क 2.3 के करीब होगी। इसके बाद वो करीब 40 किलोमीटर ऊपर मौजूद शिरोबिंदु से टकराएगा। उसका ट्रंक उससे टकराएगा और वो ड्रैको इंजिन्स की मदद से खुद को रीओरिएंट करेगा और फिर नीचे आना शुरू करेगा। लॉन्च के करीब 5 मिनट बाद पैराशूट्स डिप्लॉय होंगे और लॉन्च के करीब 10 मिनट बाद स्प्लैश डाउन होगा। ड्रैगन रिकवरी फोर्सेस भी वहां होंगी। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये काफी एक्साइटिंग भी है। फैल्कन पहले भी 3 बार उड़ चुका है और ये कमर्शियल ग्रुप प्रोग्राम के इस टेस्ट के लिए फिर से उड़ने वाला है। हमारे पीछे जो बूस्टर है या जो फैल्कन 9 है वही हमारे इन फ्लाइट अबॉर्ट के लिए उड़ने वाला है और ये इसकी चौथी फ्लाइट होगी। मेरी जानकारी के हिसाब से ये इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट पहला फुल स्केल लॉन्च एस्केप सिस्टम सेफ्टी टेस्ट है। पहले भी कई क्रू प्रोग्राम्स हुए हैं पर वो सब स्केल टेस्टिंग थे। कोई एक रॉकेट लेकर उसे इंटेंशनली नष्ट किया जा रहा है। वो क्रू को सुरक्षित रखेगा और उम्मीद के मुताबिक काम करेगा। इस इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट पर सबसे बड़ा खर्चा तो है कई लाख डॉलर के रॉकेट का, जिसे इस टेस्ट के लिए जानबूझकर नष्ट किया जाएगा। हाय, मैं वॉशिंगटन पोस्ट से क्रिस डेवनपोर्ट। मेरा एक सवाल है जो ये है कि आपके बूस्टर्स का क्या होगा? आपने बताया कि वो गिर सकता है, नष्ट हो सकता है, आग भी लग सकती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लोगों की नजरों के सामने उसमें विस्फोट हो जाए? क्या लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना होगा? हाँ बिल्कुल क्रिस, दोनों स्टेजेस में फ्यूल भरा होगा। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इग्निशन हो और आग का एक गोला बने और हम उसे विस्फोट भी कह सकते हैं, और वो हमें पृथ्वी से नजर आएगा या नहीं ये नहीं जानता। हम सब देखना चाहते हैं कि होता क्या है, और अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ तो मुझे हैरानी नहीं होगी और वो हमारे लिए अच्छा होगा। हर कोई यही चाहता है कि अबॉर्ट इंजन में आग ना लगे। कोई नहीं चाहता कि कभी ऐसा हो, क्योंकि इसका मतलब होगा कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। हालांकि ऐसा हो सकता है। हाल ही में नासा एस्ट्रोनॉट निक हेग एक रशियन सोयूज पर जा रहे थे, तभी रॉकेट में कोई प्रॉब्लम आ गई। सोयूज स्पेसक्राफ्ट का इमरजेंसी अबॉर्ट सिस्टम चल पड़ा और उन्हें सुरक्षित ले आया। हालांकि वो बड़ा ही मुश्किल सफर था और उन्होंने 7 Gs यानी 7 गुना ज्यादा ग्रेविटी महसूस की थी। वो कोई कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो जिंदा थे और सुरक्षित लैंड कर गए थे। मतलब उस अबॉर्ट सिस्टम ने उनकी जान बचा ली थी। तो इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट डग और बॉब के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से उन्हें भरोसा होगा कि वो जिस स्पेसक्राफ्ट में जाने वाले हैं वो सेफ है। नासा और स्पेसएक्स के आला अधिकारी फायरिंग रूम 4 में आ चुके हैं, जिसे कैनेडी स्पेस सेंटर का लॉन्च कंट्रोल भी कहते हैं। यहाँ से ये आज का अहम इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट देखेंगे। अगर ये टेस्ट नाकाम रहा तो क्रू ड्रैगन प्रोग्राम को डिजाइन के लिहाज से बहुत बड़ा झटका लगेगा। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? हेलो, कैसे हैं आप? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मिशन ज्यादा से ज्यादा रिलायबल हो। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम हर चीज की 3 या 4 बार जांच कर रहे हैं ताकि कामयाबी की संभावना 100% हो। इस टेस्ट से पूरी टीम जुड़ी है। नासा और स्पेसएक्स की टीम साथ मिलकर बहुत मुश्किल काम करने जा रही है ना? हम एक कैप्सूल को लॉन्च कर रहे हैं और फिर उसे समंदर में गिराएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का कहना है कि नासा और स्पेसएक्स के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और पूरी टीम ये दिखाना चाहती है कि एक कैप्सूल को सुरक्षित वापस ला सकते हैं, उसमें सवार क्रू भी सही सलामत ला सकते हैं। मौसम साफ है और लॉन्च के लिए रेंज तैयार है। ड्रैगन इज इन काउंटडाउन। लॉन्च के लिए तैयार। गो फॉर लॉन्च। 10, 9, 8। अगर किसी वजह से ये टेस्ट कामयाब नहीं हुआ तो स्पेसएक्स और नासा दोनों की तरफ से बहुत से लोगों को मामले को देखकर पता लगाना होगा कि नाकामी की वजह क्या थी, क्योंकि हम अब अपने लास्ट स्टेप के काफी करीब हैं। इसके बाद ही ड्रैगन पर एक फ्लाइंग क्रू जा पाएगा। 7, 6। जब भी हम कोई लॉन्च अबॉर्ट टेस्ट देखते हैं तो मन में सवाल उठता है कि क्या हमने हर वो काम किया है जिससे व्हीकल पूरी तरह से स्पेस फ्लाइट के लिहाज से उस बड़े ही स्ट्रेसफुल और डायनामिक सिनारियो के लिए तैयार है। 5, 4, 3, 2, 1। अरे ये क्या? ये आखिरी कदम है। हर चीज आज के इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट पर टिकी हुई है। अगर ये टेस्ट नाकाम रहा तो नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान दांव पर नहीं लगाएगा और ये प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया जाएगा।
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition lift off. ड्रैगन उड़ान भर चुका है। इस जान बचाने वाली कैप्सूल इजेक्शन सिस्टम को बनाने में कई साल खर्च हुए हैं, मगर ये टेस्ट कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा। रॉकेट्स में कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होता है और वो किसी चीज को ऑर्बिट में काफी तेजी से ले जाते हैं। ये किसी चीज को ऑर्बिट में ले जाने का सबसे खतरनाक हिस्सा है, इसलिए इसमें उस चीज के फेलियर को सिमुलेट किया जाता है जिसके फेल होने की उम्मीद सबसे ज्यादा है, रॉकेट की। और देखते हैं कि जिस कैप्सूल के अंदर सबसे कीमती चीज है वो उस वक्त बच पाती है या नहीं, ये जरूरी है। SpaceX ने एक Falcon 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन कैप्सूल लॉन्च किया है। जैसे ही सिस्टम देखेगा कि रॉकेट में कोई खराबी है, अबॉर्ट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि इंजन फेलियर, एक्सप्लोजन या रॉकेट का अपने रास्ते से भटक जाना। अबॉर्ट को ग्राउंड कंट्रोल मैन्युअली भी ट्रिगर कर सकता है और इस टेस्ट में वही किया जाएगा। व्हीकल अभी सुपरसोनिक है और मैक्सिमम डायनामिक प्रेशर के बीच है। जैसे ही कंप्यूटर ने देखा कि रॉकेट में खराबी आई है, उसने वो बोल्ट्स तोड़ दिए जिनसे कैप्सूल रॉकेट से जुड़ा हुआ था। ट्रिगरिंग लॉन्च एस्केप इनिशिएटेड। इसके बाद क्रू ड्रैगन के सुपर ड्रैको इंजन्स 10 सेकंड के लिए चले और कैप्सूल को सुरक्षित दूरी पर ले गए। ड्रैगन अवे। क्या बात है, क्योंकि इस व्हीकल में सुपर ड्रैको एस्केप थ्रस्टर्स लगे हैं, इसलिए इसे ऑर्बिट से भी लॉन्च एस्केप कैपेबिलिटी मिल जाती है जो पहले किसी भी स्पेसक्राफ्ट में नहीं थे। नहीं है, दाईं तरफ नहीं है। ओहो, हाँ यही तो। टुकड़े टुकड़े हो गए। ग्राउंड कंट्रोल ने जैसे ही अबॉर्ट का बटन दबाया, उसके 10 सेकंड बाद क्रू ड्रैगन कैप्सूल निकल गया और इजेक्शन की फोर्स इतनी ज्यादा थी कि रॉकेट लड़खड़ा गया और उसमें विस्फोट हो गया। मगर तब तक ड्रैगन कैप्सूल रॉकेट से काफी दूर जा चुका था। ड्रैगन के सुरक्षित निकल जाने के बाद वो ट्रंक जिसमें अनप्रेशराइज्ड कार्गो रखा जाता है इजेक्ट हुआ। अब ये समंदर में क्रैश कर जाएगा। अब ये कैप्सूल खुद को स्प्लैश डाउन के लिए रीओरिएंट करेगा। हालांकि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। कैप्सूल अभी माक 2 की टॉप स्पीड पकड़ेगा। एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा के लिए ये आखिरी फेज बेहद अहम है। ड्रग्स अलाउड। जब कैप्सूल सही ऊंचाई पर पहुंचा तब पैराशूट भी डिप्लॉय हो गए। सही ऊंचाई पर ड्रोग पैराशूट भी डिप्लॉय हो जाएंगे। जब वो और नीचे जाएंगे तब मेन पैराशूट भी डिप्लॉय हो जाएंगे। क्या बात है? पूरी तरह से खुल चुके हैं और करीब 1 मिनट बाद स्प्लैश डाउन होने वाला है। हाँ, वो नीचे आ रहा है। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही है। स्प्लैश डाउन। वो जब सब कुछ शुरुआत से अंत तक अच्छी तरह से हो गया तब हमारी जान में जान आ गई। मैं जानता हूँ कि दोनों टीम्स अभी इमोशंस से भरी हैं और हम सब इसे देखकर बड़े एक्साइटेड हैं। हम दूसरे प्लैनेट्स तक मास ट्रांजिट सिस्टम बनाने के जिस रास्ते पर चले हैं उसके ऊपर ये सिर्फ एक कदम है। सब ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। बढ़िया। अगर हमें क्रू मेंबर के तौर पर इस व्हीकल में जाना पड़े तो हमें यकीन है कि ड्रैगन में ऐसा सिस्टम है जो हमें सुरक्षित बचाएगा। कई बार लोग ये भूल जाते हैं कि टेक्नोलॉजी अपने आप इम्प्रूव नहीं हो सकती। वो तभी हो सकता है जब ढेर सारे लोग उस टेक्नोलॉजी पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमें मल्टी प्लैनेटरी लाइफ के लिए काफी इनोवेशन करने पड़ेंगे। जीवन के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये बहुत जरूरी है और हमें ये भी याद रखना होगा कि हमारे कॉन्शियसनेस की लाइट लगातार जलती रहे। हमारा देश एक्सप्लोरर्स का देश है। हम हमेशा से लीड करते रहे हैं और अब हम अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को अमेरिकन रॉकेट्स से अमेरिका से ही स्पेस में भेजने वाले हैं। हमारे पास एक बार फिर से लीड करने का एक बेहतरीन मौका है और इस बार जब हम लीड करेंगे तो मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले हम बेहतरीन तरीके से करेंगे।
हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी ये कोशिशें कभी खत्म ना हो। हम उनके साथ लगातार आगे बढ़ते रहें और इस दौरान हम उसे कमर्शियलाइज भी करते जाएं। आज हमने एक कमर्शियल क्रू प्रोवाइडर के लिए लॉन्च अबॉर्ड टेस्ट किया है। स्पेस का कमर्शियलाइजेशन अगला बड़ा कदम होगा और जब हम वो छलांग लगाएंगे तब हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा क्रू बिल्कुल सुरक्षित रहे। आज के इन फ्लाइट अबॉर्ड टेस्ट की कामयाबी के बाद ये तो तय हो गया है कि अब फिर से अमेरिका की धरती से अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स भेजे जा सकते हैं। उस मिशन का नाम होगा डेमो 2 और इतिहास में पहली बार ये एस्ट्रोनॉट्स एक प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट में जाएंगे। ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम है क्योंकि अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च करने वाले हैं, जो हमने अमेरिका से 2011 से अभी तक नहीं किया है। मुझे यकीन है कि लोग अब ज्यादा बड़े सपने देखेंगे और मानेंगे कि हम बड़े हैरतअंगेज काम कर सकते हैं। इससे उनकी उम्मीदें बढ़ेंगी, न सिर्फ अमेरिका की बल्कि पूरी दुनिया की भी। मैं आमतौर पर नर्वस नहीं होती, लेकिन जब इस मिशन के बारे में सोचती हूँ तो काफी नर्वस हो जाती हूँ। डेमो 2 जिस दिन लॉन्च होगा वो दिन इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। हमने 2002 में इस कंपनी की शुरुआत के बाद से आज तक जो भी किया है ये उसका कॉम्बिनेशन है। लोगों को फिर से ऑर्बिट में भेजने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। लोगों को फिर से ऑर्बिट में भेजने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। हम हर वो काम कर रहे हैं जिससे अपनी कामयाबी की उम्मीदों को और बेहतर बना सकें, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हुई तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बॉब और डग अब क्वारंटीन से निकलकर टेस्लाज में बैठकर केप कनावेरल फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर के आइकॉनिक पैड 39A पर जाएंगे। हम भी इस मिशन को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और हमारा इरादा है इसे सबके साथ शेयर करने का। मुझे उम्मीद है कि लोग नासा और स्पेस एक्स के इतने सारे लोगों की मेहनत की कद्र करेंगे, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जब बॉब और डग ड्रैगन कैप्सूल के क्रू एक्सेस आर्म की तरफ बढ़ेंगे तब उनके कदम इतिहास की तरफ बढ़ेंगे। वो अमेरिका के 2 ऐसे एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे जो अमेरिका की धरती से अमेरिका को फिर से अंतरिक्ष में ले जाएंगे। ये नासा और स्पेसएक्स के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसी के साथ अंतरिक्ष यात्रा के दूसरे सुनहरे युग की शुरुआत हो जाएगी। मगर ये उस लंबे सफर का पहला कदम था जो हमें चांद पर ले गया था। अब हमारी मंजिल है मंगल और उसके आगे का ब्रह्मांड।